तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है फंक्शंस और लिमिट का। ठीक है, इसमें शुरू में ये है कि थोड़ा सा आपने समझना है। अच्छा, ये इस तरह से होगा कि मैं ज़ाहिर अब एक्सरसाइज जब आएगी तो उसमें को मैंने ज़ाहिर लिख के आपको समझाना है जैसे पहले समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा बहुत समझ लें क्योंकि ये ज़रूरी होती है। ये मत करिएगा कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। देखें, शुरू में ही सबसे पहली जो चीज़ उसने हमें बतानी है ना कि वो फंक्शन है क्या। सो फंक्शन बेसिकली आम अंदाज में ये समझ लें कि दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है कि एक चीज़ तब्दील होती है तो उसकी वजह से दूसरी भी चेंज हो जाती है। जैसे हमारी ये स्पीड वगैरह है, स्पीड और फासला है। आपको पता है जब हम मोटरसाइकिल पे तेज़ी के साथ जा रहे हों तो जाहिर है कि वो फासला जितना भी हमने कवर करना था वो जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस और स्पीड इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो इस तरह से बहुत सारी फिजिकल चीज़ें ऐसी हैं हमारी जिनका आपस में ताल्लुक होता है, तो इस ताल्लुक को हमने रिलेशनशिप कहना होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़, ऐसी चीज़ें जो वेरिएबल हैं और उनके दरमियान ताल्लुक है। और नॉर्मली हम दो चीज़ों का ही रिलेशनशिप देते हैं। और यहाँ पे याद रखें कि हमने एक को x कह देना होता है, एक को y कह देना होता है, दो वेरिएबल्स को। ठीक है, तो x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है या y x पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब देखें यहाँ उसने बताया हुआ है कि जो फंक्शन का कंसेप्ट है कहाँ से आया। तो लेबनीज ने स्टार्ट किया था जी ये पहला कंसेप्ट, और ये बताया था कि डिपेंडेंसी होती है वन क्वांटिटी ऑन अनदर। देखिए कुछ मिसालें उसने दी हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे एरिया है, तो किसी एक स्क्वायर का अगर एरिया लेना हो, स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, एक्स का स्क्वायर। अगर उसकी एक साइड एक्स है तो दो साइडों को ज़रब दिला दें तो वो आ जाता है। तो ये देखें, ये उसका फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब देखें ना कि एरिया डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, उसकी लंबाई के ऊपर, कि एक साइड की लंबाई कितनी है, तो ये एक फंक्शन है। इसी तरह वॉल्यूम जो है किसी चीज़ का फाइंड करना हो तो वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप होगा रेडियस आर का और वॉल्यूम वी का, और ये जाहिर है उसका फार्मूला वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है ना, तो v जो है वो r पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है ना, तो फंक्शन की डिफरेंट हम, और यहाँ पे देखिए एक रूल होता है, फंक्शन का रूल है। रूल ये कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स है ना x और y, तो इनकी 1-1 की कॉरस्पॉन्डेंस होती है। 1-1 का मतलब ये है कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक ही वैल्यू आती है। मसलन आप देखें ये जो ऊपर फार्मूले हैं, एरिया का है, वॉल्यूम का है, तो अगर वॉल्यूम के फार्मूले में रेडियस की वैल्यू हो ना 5, तो उसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम आना है वो कोई एक सिंगल वैल्यू ही आनी है। रेडियस को बढ़ा दें, 10 कर दें तो वॉल्यूम भी कुछ और हो जाएगा, तो एक एक वैल्यू बनती है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आर की एक वैल्यू के अगेंस्ट वॉल्यूम जो है वो उसकी 2-3 वैल्यूज आ जाएं। फिर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का। ठीक है, जैसे अब देखें ये मैंने मिसाल लिखी हुई है, जैसे एक फंक्शन है y बराबर 3x। अब जाहिर है कि y जो है, अब ये भी समझ लें कि y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसने डिपेंड करना है x के ऊपर, क्योंकि x की वैल्यू के चेंज होने से y ने चेंज हो जाना है। x पे आप 1 रखेंगे तो 3 1s are 3, y 3 हो जाता है। x की जगह 2 रखें, 3 2s are 6, y ने 6 हो जाना है। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट, y क्या है, डिपेंडेंट। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब डोमेन और रेंज बेसिकली यही होती है कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना x, इसकी जो वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉसिबल कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 3 माइनस की 0 कुछ भी, तो वो सारी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और उसके अगेंस्ट फिर जो y की वैल्यूज़ आएंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ जो आएंगी, उन्हें हम फिर क्या कहते हैं, रेंज। अब देखें बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि डोमेन और रेंज को याद रखना कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डोमेन कहलाती हैं, और ये जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज कहलाती हैं। अब यहाँ पे ना उसने बड़ी अच्छी ये डेफिनेशन प्रॉपर बना दी हुई है, तो अगर कहीं डेफिनेशन याद करनी है तो आपको ये चीज़ याद करनी चाहिए, इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x। ठीक है ना, y x पे डिपेंड कर रहा है, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट ईच वैल्यू ऑफ x, कि x की हर वैल्यू के अगेंस्ट डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, कि एग्जैक्टली y की एक ही वैल्यू आए। देन वी से दैट, फिर हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन है। और ये डेफिनेशन हमें यूलर ने दी थी, और यूलर ने ये रिलेशनशिप हमें बना के दिया था। ये अक्सर हम फिर इस तरह से लिखते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी दफ़ा यूज़ होना है इसने आगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स कैसे पढ़ते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे पढ़ा जाता है इसे। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया है, हो गया ये। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आपको पता है पेपर में एग्जाम्पल्स में से भी आ जाता है, और ये बड़ी आसान एग्जाम्पल है कि देखें गिवन फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये जो भी दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है नंबर 1 में एफ ऑफ 0। आप देखें एफ ऑफ एक्स है लिखा हुआ और हमें एफ ऑफ 0 चाहिए, तो मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हमारे पास 0 होना चाहिए, मतलब हर x की जगह पे 0 पुट करा दें। ये बड़ा आसान सा है, 9-10 में भी कहीं किया होगा। तो देखें ये जो पहला पोर्शन उसने सोल्यूशन दिया है ना, तो ये जो पहला पार्ट है f0 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे भी x की जगह 0, इस x की जगह पे भी 0, इस 4x के साथ x की जगह पे भी 0, सिर्फ -1 रह जाना है, तो बाकी सारे जीरोज और -1 वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर उसने f1 कहा हुआ है 2 में, तो फिर हमने x की जगह 1 लगा देना है, और 1 का भी क्यूब लें, स्क्वायर लें, जैसे आम रूटीन में हल करते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके, तो वो वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, 2 आंसर आ जाएगा। -2, अब कुछ भी, अब देखें ना, अब चीज़ ये है कि हम x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करा सकते हैं, यानी x की जगह पे -2 लगा सकते हैं। देखें ये उसने -2 लगा के हल किया हुआ है, उसका -25 आंसर है। फिर ये भी किया हुआ है x की जगह पे 1 + x भी पुट किया है, तो कुछ कोई मसला नहीं है, हर x की जगह पे 1 + x, ये देखें इसको गौर से, 1 + x है, ऊपर देखें क्यूब है, क्योंकि पहला जो एलिमेंट था उस पर क्यूब ही है। फिर आगे जो है -2 इंटू फिर 1 + x है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो फिर जाहिर है इसके फिर वो क्यूब लेना, स्क्वायर लेना, फिर इनको खोलना शोलना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इस तरह से करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर एक्सरसाइज में भी हैं, वहाँ ज़रा और तफसील से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। अब देखें इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि डोमेन और रेंज कैसे बनाते हैं। अब अगेन मुश्किल लगती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जब तक समझ ना आए तब तक तो मुश्किल ही लगेगी ना। तो एग्जांपल नंबर 2 देखें, कहता है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। अब देखें एक्स को गौर करना है कि एक्स की जगह क्या क्या वैल्यूज लगाई जा सकती हैं। देखें इस x की जगह 1 2 3 लग सकता है ना, ठीक है, लग सकता है, लगाएं। 0 लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। माइनस की वैल्यूज़ लग सकती हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ लग सकती हैं, अशारिये वाली, ओवर वाली, कुछ भी वैल्यूज़ लग सकती हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखें सोल्यूशन में उसने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एवरी रियल नंबर, रियल नंबर अगर याद हो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने, रियल नंबर सारे के सारे ही नंबर होते हैं, 1 2 3, माइनस के, 0 के, पॉइंट के, अंडर रूट वाले, कुछ भी। लेकिन कौन से नहीं होते, अयोटा वाले, अयोटा के बगैर वाले जितने भी सारे हैं वो रियल होते हैं। तो चूंकि सारी वैल्यूज लग सकती हैं इसके ऊपर, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, देखें डोमेन जो हो जाएगी इसकी फंक्शन की, वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अब हमें रेंज पे जाना है। रेंज का मतलब ये है कि यहाँ वैल्यूज लगने के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, वो रेंज है। तो अब फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 लगाते हैं x की जगह पे, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ गई। लेकिन अगर हम -1 लगाते हैं तो -1 का ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लेने से माइनस ने फिर प्लस हो जाना है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है उसकी तमाम वैल्यूज़ हमेशा प्लस में ही आएंगी, क्योंकि हम स्क्वायर लेके कर रहे हैं उसको। तो फिर क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, रियल नंबर्स होंगे, फिर भी रियल नंबर्स ही। तो देखें ऐसे करके खुद से सोच के हम उसको बता सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या बनती है। एग्जाम्पल 3 देखें ज़रा और समझ आएगी। फंक्शन दिया हुआ है x ओवर x का स्क्वायर -4, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे भी डोमेन और रेंज चाहिए। यहाँ देखें फिर वही हमें ये करना है कि डोमेन में x की जगह क्या क्या लगा सकते हैं। अब जब भी टोटका क्या है, टोटका ये है कि जब भी बटा है ना, बटे में x आ जाए, तो वो x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बटे में, क्योंकि आपको पता है जब भी ओवर में 0 आ जाए तो उसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि ये जो ओवर में चीज़ पड़ी हुई है ना, इसको 0 के बराबर रख के देखना है कि x की वैल्यू क्या आती है। एक्स स्क्वायर -4, ये मैंने लिखने की कोशिश की हुई है, उल्टा सीधा लिखा है। एक्स स्क्वायर -4 को 0 के इक्वल रखा, -4 उधर ले गए, प्लस का 4 हो गया, अंडर रूट लिया तो प्लस -2। तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस की 2 और माइनस की 2। इनके ऊपर जो है ये क्या हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है।
ठीक है। तो हम देखेंगे, लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, सो फिर डोमेन क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2। सही है ना, क्योंकि ये दो वैल्यूज लग नहीं सकती, तो इन दो वैल्यूज के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे उसकी डोमेन हो सकते हैं, क्योंकि बाकी तो लग ही सकते हैं। और रेंज फिर यही होगा कि रेंज में तो जब भी कुछ आप यहाँ लिखेंगे तो इधर कुछ ना कुछ तो आ ही जाना है, ठीक है, तो उसमें इशू कोई नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। सही है ना, ऐसे करके इसको समझ लिए। ये दो एग्जाम्पल्स इनफ हैं। अच्छा, आगे उसने ये ग्राफ का कहा हुआ है। ग्राफ अब मैं आपको एक्चुअल समझाऊंगा ना तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अगेन ग्राफ इतना आता भी नहीं है पेपर में, ठीक है। तो ये उसने हाँ, ये एक चीज़ समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें, हमने कहा था ना फंक्शन कौन होता है। फंक्शन वो होता है जिसमें x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की भी एक ही वैल्यू आए। अब देखें, ये जो पहले दो उसने ग्राफ बताए हुए हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें, ये जो उसने लाइन लगाई है ना, तो इस लाइन लगाने से पता चल रहा है कि x इधर है ना, इस जगह के ऊपर यहाँ पे x है और इस जगह पे y है, तो x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y भी एक ही वैल्यू है, ठीक है ना, एक ही उसका कट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक ही वैल्यू आ रही है फंक्शन की। लेकिन इधर क्या हो रहा है सर्कल में, ये देखें, ये है x की वैल्यू, ठीक है ना, तो इसके अगेंस्ट y की एक माइनस की वैल्यू भी आ रही है और एक पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। तो फिर जब एक x की वैल्यू के अगेंस्ट दो वैल्यूज आए तो फिर वो फंक्शन नहीं रहता। तो ग्राफ हमें इस चीज़ को समझने में मदद देता है कि जी फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये सर्कल जो है ये फंक्शन नहीं होता। इसी तरह ये जो बनी हुई है लाइन, तो यहाँ पे भी यही चक्कर है, x की एक वैल्यू के अगेंस्ट इधर भी वैल्यू आ गई, इधर भी आ गई, तो ये भी फंक्शन नहीं बनता। तो ग्राफ हमें इस तरह हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन पेपर के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो क्वेश्चन आएगा ना एक्सरसाइज में, तो वहाँ से हम इसको समझ लेंगे। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, अगेन ज़ाहिर है कंसेप्ट हैं, थोड़ा सा टाइम लगाएं, इंशाल्लाह समझ आएगी और बड़े ईजी हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन किस किस किस्म के होते हैं, बड़े आसान है। अलजेब्रिक फंक्शन, नाम के अंदर ही मौजूद है कि कैसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक टर्म आएगी, अलजबरा होगा। आपको पता है अलजबरा क्या होता है, जिसमें x होता है, x y z होता है वेरिएबल्स, उनकी पावर्स होती हैं, उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, रकमें 3-4 होती हैं इकट्ठी, तो वो सारी अलजेब्रिक होती हैं चीज़ें। तो अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजबरा वाली रकमें होती हैं उसके अंदर, सिंपल ये ख्याल है। अब अलजेब्रिक के अंदर फिर आप आगे उसकी टाइप्स हैं। पॉलिनोमियल आपको पता है, ये उसकी ये जनरल फॉर्म है, लेकिन अगेन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। याद ये रखें कि पॉलिनोमियल वो रकम है जिसमें थोड़ी ज़्यादा कितनी भी रकमें आ सकती हैं अलजबरा की। अब देखें, ये मिसाल लिखी हुई है, ये वाली एग्जाम्पल है कि px इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x3 प्लस 2x माइनस 1। ये ज़ाहिर है पॉलिनोमियल, ये सारी काम है, ठीक है ना। देखें, 4 रकमें आ रही हैं और आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, पावर्स भी हैं, कोएफिशिएंट्स भी हैं, अलजबरा है ना, ठीक है। तो ये चाहे एक रकम आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे जो मर्जी पावर आए, इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की फिर आगे किस्में बन जाती हैं, लीनियर का मतलब ही ये होता है कि इसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, जैसे ये एग्जाम्पल उसने लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो इसमें x की जो पावर है वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो इसलिए उसको लीनियर कहते हैं। एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, अब ये वैसे यूज़ कहीं नहीं होगा, लेकिन आइडिया ले लें। आइडेंटिटी में ये होता है कि अगर फंक्शन वो क्या कहते हैं, x की वैल्यू लगाने से फंक्शन की वैल्यू भी वही आए, ठीक है ना। x की वैल्यू आपने 1 लगाई है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ गई है, तो उसको हम कहते हैं भाई ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल एक जैसे हैं, x और y बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन में ये है कि वो x होता ही नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि जी y बराबर है, ये देखें मैं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू है 7, ठीक है। तो अब ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये है कि इसके साथ x इन्वॉल्व नहीं है, तो जो मर्जी कर लें y ने 7 ही रहना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो एक रैशनल फंक्शन होते हैं, रैशनल फंक्शन में ये है कि इसका ज़ाहिर बटा बनता है, ओवर बनता है, ऊपर भी फंक्शन कोई चीज़ होगी, नीचे भी फंक्शन होगा, या ये कह लें कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होगा, नीचे भी पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये उसने कहा है px ओवर qx, तो अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ फंक्शन मौजूद है तो उसको हम फिर रैशनल फंक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इसकी भी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि वो सारे के सारे फंक्शंस जिसमें साइन कॉस टैन आता है,
जैसे उसने ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, तो साइन कॉस टेन इस तरह की चीज़ें आए तो उसे फिर हमने क्या कहना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में वो फिर आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है जिसमें वो ज़ाहिर है इन्वर्स का लगता है, साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, टैन इन्वर्स। तो जब ये आ जाएंगे तो उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, जिसमें पावर में चीज़ आ जाती है, वेरिएबल हमारा पावर में चला जाता है। जैसे ये दिखे y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x है। x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर ये लॉगरिथमिक था, जाहिर है नाम के अंदर ही है उसके कि ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये y इज इक्वल टू लॉग ax है, ठीक है ना, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाना चाहिए। फिर ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, तो हाइपरबॉलिक में से ये h का इस्तेमाल साथ आ जाता है, यानी tan x की जगह पे tan हाइपरबॉलिक x, ठीक है, h भी साथ आ जाता है। अब ये हाइपरबॉलिक क्या चीज़ है, ये फिर आगे ज़रा देखते हैं। फिर ये इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है, इन्वर्स में फिर वही बात है कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स h के ऊपर -1 आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्स हाइपरबॉलिक, ठीक हो गया। फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पहले से पढ़े हुए हैं। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें x और y टोटली अलग-अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इकट्ठे नहीं रह रहे। जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, y इक्वेशन की एक तरफ, x इक्वेशन की दूसरी तरफ, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इसी के अगेंस्ट इम्प्लिसिट है, तो इम्प्लिसिट में यही है कि x और y इकट्ठे होते हैं, मिक्स हुए होते हैं, इस तरह से मिक्स हुए होते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको जो मर्जी कर लें, y अकेला नहीं हो सकता अलहदा, या x अलहदा नहीं हो सकता, तो इनको फिर हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक हो गया। एक आएंगे ये पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक वो होते हैं कि जिसमें x और y का सीधा सीधा ताल्लुक नज़र नहीं आता, ठीक है, वो चेन बनी होती है। मतलब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, इसकी एग्जांपल ये जो मैंने हाईलाइट की है, x जो है वो फंक्शन है t का, x इज इक्वल टू at स्क्वायर है, और फिर y भी फंक्शन है t का, तो फिर इनका इस तरह से रिलेशनशिप बन जाता है कि दोनों चूंकि t के फंक्शन हैं तो फिर x और y भी आपस में फंक्शन बन रहे होंगे। तो इस तरह से बन जाए, वो अलहदा से दूसरे वेरिएबल का फंक्शन बन रहे हों, तो फिर उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। और फिर ये इवन आर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आता है और आपकी एक्सरसाइज में भी ये सवाल है कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। इवन वो है कि जिसमें फंक्शन के अंदर आप x की जगह -x लगाएं और उससे फंक्शन को कोई फ़र्क ही ना पड़े, वही का वही फंक्शन रहे। ये भी सवाल करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, कि f ऑफ -x करने से वो दोबारा f ऑफ x ही आ जाए, ये उसकी डेफिनेशन कह लें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। लेकिन ऑड में क्या होगा कि फंक्शन में x की जगह आप -x लगाएंगे, लेकिन वो दोबारा fx नहीं आएगा, आएगा तो सही, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस उसमें से कॉमन निकलेगा बाय। तो जब ऐसा हो जाए तो इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान से है, सिंपल से। गिवन दैट ए फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए पहले पार्ट में कहता है f ऑफ -2 फाइंड करें। मतलब क्या हुआ, देखें इसको और इसको कंपेयर करें, ये fx है ना, तो यहाँ उसने कहा है f -2, तो मतलब ये होगा कि x की जगह -2 होना चाहिए। तो हम इस फंक्शन को लिखेंगे और इसके अंदर हर x की जगह पे -2 लगा देना है। तो ये देखें हर x की जगह पे -2 -2 -2 लग गया। अब इसको हल कर लें, -2 का स्क्वायर लें प्लस का 4, क्योंकि माइनस खत्म हो जाता है, पावर इवन है, ठीक हो गया। 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 6, तो ये इसका आंसर आ जाना है। इसी तरह उसने कहा है जी 0 f0 फाइंड करें, तो हर x की जगह पे हमने 0 0 लगा देना है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 में से -0 करें तो फिर 0, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। फिर थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है f ऑफ x -1 फाइंड करें, तो मतलब अब क्या होगा कि हर x की जगह पे हमने क्या लिखना है, x -1, इधर भी x -1, इधर भी x -1, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसकी जगह पे भी x -1। सो ये देखें इस तरह से करके हमें उनको लिख देना है। अब इसको आप सॉल्व करवा लें, इस पे ऊपर देखें स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab,
ठीक हो गया। माइनस ये, और ज़ाहिर है इस माइनस ने इनका साइन चेंज करा देना है, माइनस एक्स और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखें x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये 2x हो जाएगा, साथ ये और साथ ये, और यहाँ पे देखें x स्क्वायर अगर आप इसको सीधा करें तो माइनस 3x हो जाएगा, और साथ 1 और 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर आगे उसने कहा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, हर x की जगह पे हमने अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 लगाना है। वो देखें इधर भी इधर भी इधर भी, अब वही बात कि इस चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है, इसका फिर स्क्वायर का फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस ने फिर इन दोनों की अलामतें चेंज कर देनी है। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर ज़ाहिर है पावर्स मल्टीप्लाई होती है ना, 2 2s are 4 हो जाना है, 4 का स्क्वायर 16, 2 4s are 8, एक्स स्क्वायर साथ हो गया, साथ ये दोनों, और फिर वही कि जी 8 में से ये 1 निकाल देंगे तो 7, और 16 में से 4 माइनस कराएंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाना है। फिर बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में सिर्फ उसने ये किया है कि फंक्शन चेंज कर दी है, बाकी जो कैलकुलेशनें हैं वो सारी वही करनी है। अब फंक्शन है x प्लस 4 है और उसके ऊपर अंडर रूट है। अब देखें पहला काम वही है ना, x की जगह -2 लगाना है, तो यहाँ पे भी x की जगह -2 आ जाएगा, साथ प्लस 4 है, अंडर रूट है, तो 4 में से 2 निकालें तो 2 का अंडर रूट, तो बस ठीक है, ऐसे ही आंसर रहने दें। फिर 0 लगाना है, तो x की जगह पे 0 0, तो यहाँ 0 आ गया, इधर 0 आ गया, तो 0 तो ये 4 का अंडर रूट रह गया, तो ज़ाहिर है प्लस -2 आता है, तो इसको +2 लिख लें, ऐसे भी सही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब अंडर रूट लेनी है तो प्लस माइनस तो आना ही आना होता है। फिर x की जगह पे x -1 लगाना है, तो इधर भी x -1, यहाँ पे भी x -1, प्लस 4 है, तो ये देखें बड़ा आराम से 4 में से 1 निकालें तो 3 हो जाएगा, x + 3 का अंडर रूट। फिर दोबारा क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी पुट कराना है, तो देखें वहाँ पे भी लगाया, हर दफ़ा देखें फंक्शन वही है, अंडर रूट है, यहाँ पे x होता था ना, तो x + 4, तो x की जगह पे ये नंबर आ गया, इसको बस ध्यान रखना है, तो ये 4 और 4 8 हो जाना है, तो इसका आंसर भी ये आ गया। तो ये पहला सवाल तो बड़ा सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, ठीक है, फाइंड f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h, यानी कि जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में x की जगह एक दफ़ा आएगा a + h, एक दफ़ा a आएगा, और फिर ये जो चीज़ बनी हुई है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें ये सवाल पहला पार्ट, उसने फंक्शन ये दिया हुआ है f ऑफ x = 6x - 9। ओके, अब हमें क्या करना है जी, x की जगह पे पहले हमें क्या चाहिए, a + h, तो x की जगह पे देखें a + h लिख दिया, इधर भी x की जगह a + h लगा लिया, साथ ये 9 आ गया। अब ज़ाहिर है 6 से ज़रब हो रहा है, 6a 6h और -9, फर्दर हल तो नहीं होता, तो यहीं पे छोड़ दें। अब हमें क्या चाहिए, fa, तो फंक्शन में x की जगह पे अब हम a लगा देंगे, इधर भी x की जगह a लगा दिया, ये भी हल नहीं होता, यहीं पे छोड़ दिया। अब ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं, fa + h और fa, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, तो अब इसको लिखेंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट कराएंगे तो इसका आंसर फाइंड करेंगे। सो ये देखें हमने इस सारे को लिखा, f ऑफ a + h की ये वैल्यू आई थी 6a + h - 9, और माइनस ये लिख के, और f ऑफ a की जो वैल्यू है ब्रैकेट में, क्योंकि ऑलवेज मैं बताता हूँ माइनस हो तो ब्रैकेट का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि माइनस जो है वो बदमाश है। ओके, सो बहरहाल 6a + 6h - 9 को लिखा दोबारा, माइनस ने इनके साइन चेंज करा देने हैं, चेंज हो गए। अब देखें क्या कटता है, +9 और -9 कट जाता है, 6a और -6a कट जाता है, तो पीछे रह जाता है 6h ओवर h, तो ये लिख दिया, और h और h भी आपस में कट जाएंगे तो आंसर 6 आ जाना है। सो देखें ये भी मुश्किल नहीं था। सेकंड पार्ट जो है ये थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा। देखें f ऑफ x है sin ऑफ x, ठीक है, उसी तरह से चलना है कि हमें x की जगह पहले a + h लगाना है, ओके, इसकी जगह लगा दें, इसकी जगह पे भी लगा दें। फिर हमें f ऑफ x की जगह पे हमें अब a भी चाहिए, तो उसकी जगह a लिख दें, इसकी जगह a लिख दें, दोनों चीज़ें आ गई। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो आप लिखें, ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, तो इनकी जगह फिर वैल्यूज़ लगाते हैं। fa + h जो है वो sin a + h आया, ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, फिर fa जो है वो sin a है, ओवर में h है, तो ये लिख लिया। अब इसे ज़रा हल करना है। अब इसे हल करने के लिए ना हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है।
फर्स्ट ईयर में ये था कि आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा एंगल हो, मतलब अल्फ़ा बीटा एंगल हम कहते होते थे ना, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अगर हो तो उसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में लेके जाते थे फार्मूले को। ये मैंने आगे लिखा है फार्मूला, ज़रा रिवाइज हो जाएगा, ये नज़र आ जाएगा। ये देखें साइन पी, अब पी क्यू, हाँ वहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ था फार्मूले में फर्स्ट ईयर में, साइन पी माइनस साइन क्यू, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, 2 कॉज ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2, यानी 2 कॉज लिख के, तो ये तो दोनों एंगल है ना पी और क्यू, इनको जमा करके 2 पे डिवाइड, और फिर साइन लिख के दोनों एंगल्स को माइनस करा के 2 पे डिवाइड। तो ये इसका फार्मूला बनता है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो देखें 2 कॉज, अब हमारा जो P है यहाँ पे जो उसके अंदर ये है A प्लस एच, पहला एंगल A प्लस एच है ना, तो दूसरा एंगल A है, ठीक है। तो A प्लस एच प्लस A ओवर 2, और एक दफ़ा A प्लस एच माइनस A ओवर 2। तो ये देखें हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं 2 कॉज ऑफ, ये देखें A प्लस एच प्लस A ओवर 2, A प्लस एच माइनस A ओवर 2, इधर कॉज इधर साइन, ठीक है। तो ये फार्मूले फिर वही बात है कि हमें याद करने होते हैं। मैथ में मसला यही है कि हमें फार्मूले रट्टे मारने होते हैं। तो ये मैं पहले भी कहता हूँ कि जिस चैप्टर को आप कर रहे हैं तो उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं ना एक पेज पे लिख लिया करें, और वो पेज उस नोट्स के साथ या कहीं वो बुक के पेज के साथ अटैच कर दें, क्योंकि जब भी वो चैप्टर पढ़ें करें तो आपके सामने वो सारे फार्मूले हों, बार बार रिपीट होंगे तो वो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह अब देखें इसको थोड़ा सा हल करेंगे, क्योंकि जस्ट फार्मूला आना चाहिए। तो a और a 2a हो जाएगा, इधर से ये a और माइनस a कट जाने हैं, हाली h ओवर 2, तो 2 अब ओवर में भी तो 2 है ना, तो ये 2 इसको डिवाइड कराएगा, 2 कट जाएगा, सिर्फ a रह गया, लेकिन 2 h को भी डिवाइड करा रहा है तो h ओवर 2 बन जाएगा। तो बस इससे फर्दर हल नहीं कर सकते तो यहाँ तक छोड़ देंगे इसे। अब जो दूसरा पार्ट है देखें इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है जी। क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, अब काम तो वही करना है, पहले x की जगह a प्लस एच लगाना है, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। अब यहाँ आपको पता है यहाँ क्यूब का फार्मूला, यहाँ स्क्वायर का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है ना, ये पुराना 9-10 का फार्मूला है, प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और माइनस 1, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह ये दोनों तो वैसे ही आएंगे, 3ah जो है a के पास जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, 3ah ने h के पास आना है तो h और h का स्क्वायर हो जाना है, इधर से 2 से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर 2h स्क्वायर और 2 2s are 4 और साथ ही माइनस 1, सीधा कर लिया ना ज़रा। तो एफ a प्लस एच की ये वैल्यू आ गई। फिर हमें एफ ए भी तो चाहिए, तो हमने x की जगह a भी तो लगाना है, तो a लगाया तो फिर जाहिर है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, सही है ना, क्योंकि ये हम x की जगह पे a लगाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें आ गई, एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी आ गई और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। अब जाहिर है जो पूरी कैलकुलेशन करते हैं अब वो करेंगे। तो देखें इसको हमने लिख लिया, फिर पहले एफ ए प्लस एच की जो कैलकुलेशन की हुई है वो सारी लिख ली। अब चूँकि यहाँ जगह कम पड़ गई है तो मैं इधर साथ ले आया हूँ, माइनस, ये माइनस लगा और एफ ऑफ ए की वैल्यू अगेन माइनस के अंदर ब्रैकेट में लिख ली है। अब अगले स्टेप में यही होगा कि इसका ज़रा साइन चेंज करवा देंगे, बाकी ये सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसी लिखेंगे। तो ज़रा ये पीछे करके मैंने स्टार्ट किया, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे ये 3 है, ज़ाहिर जो कैलकुलेशन पीछे की हैं वही सारी आनी है ना, लेकिन यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 और ओवर में ये h भी है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कट जाएंगी, a क्यूब देखें ये कट रहा है, a क्यूब जो है ये माइनस a क्यूब के साथ, 2a स्क्वायर जो है ये 2a स्क्वायर से कट गया, प्लस 1 जो है ये प्लस 1 कट गया। बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो सारी हमने लिख लेनी है, और रहती भी वो वाली हैं जिनमें एच एच आ रहा है, ठीक है, और इन सब के नीचे एच आ रहा है, ये ऐसे करके ओवर में, और ये एच है, ठीक हो गया ना। अब ये देखें ऊपर वाली सारियों में से एक एक एच ज़रूर कॉमन आ रहा है, तो एक एच ज़रा कॉमन निकाल दें, बाहर निकाल दें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि ओवर में भी एच है तो ये दोनों कट भी तो जाएंगे अगले स्टेप में। तो एक एक एच निकाल दें, तो क्यूब है ना, तो देखें स्क्वायर रह गया, ये एच चला गया 3a स्क्वायर, ये एक गया तो एक रह गया, ठीक है, और इसका एक ही था तो वो भी चला गया, और इसका भी एक चला गया तो एच रह गया। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, एच स्क्वायर लिख लें। अब सिंगल एच वाली ना 2 रक में आ रही हैं, 3a और ये प्लस 2, तो 3a प्लस 2 लिख के एच उसका बाहर लगा दें।
और फिर ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं 3a² और ये 4a उनको लिख लें आगे, तो एक अच्छी शक्ल में जो है आंसर आ जाएगा। 4 वाला पार्ट जो है ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे हमने ये 3 वाला पार्ट किया था जिसमें साइन था, साइन ऑफ एक्स, तो ये वैसे ही होना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है, शुरू में आसान है बड़ा, एक्स की जगह a+h, इधर भी a+h, फिर उसकी जगह a लगाना है, a लगा दें। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेशन करनी है तो वो फार्मूला लिखें उसका, एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a/h, क्योंकि ये कैलकुलेट करना है ना। तो एफ ऑफ a + h जो है वो ये है कॉज ऑफ दिस वन, ये कॉज ऑफ a है, साथ h है। अब यहाँ कॉज का फार्मूला, कॉज अगर हो दोनों, वही बात कि कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q हो तो वो होता है -2 साइन ऑफ p + q/2 एंड साइन ऑफ p माइनस q/2, यानी ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दफ़ा पहले प्लस हो के 2 पे डिवाइड और दोनों एंगल्स एक दफ़ा माइनस हो के 2 पे डिवाइड। ठीक है, तो ये फार्मूला ज़रा रट्टा मारना पड़ेगा, दोनों कॉज वाले में -2 शुरू में आता है। ओके, अब ये फिर वही a और a 2a हो जाएगा, साथ h है, ओवर में 2 है, इधर से फिर ये दोनों कटेंगे, h/2 आगे से बिल्कुल सेम है, और फिर इस 2 से भी आप डिवाइड करा दें, 2 कट गया, a रह गया, तो h/2 और ये इस तरह से। तो ये करके अल्टीमेट ये उसी तरह से आंसर आता है जैसे थर्ड वाले में आया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी इन फॉलोइंग चीज़ों को शो कराएं। क्या चीज़ करनी है, ए पार्ट है द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं, और उसकी कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में ये है कि अगर उसकी वन साइड को, स्क्वायर की वन साइड को अगर हम x फर्ज कर लें तो पेरीमीटर क्या होता है कि उसकी चारों साइडों की जो लेंथ होती है उनको जमा करते हैं, यानी x जमा x जमा x जमा x, 4 दफ़ा x यानी मतलब क्या होगा 4x। तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। ये भी देखिए मैंने स्टेप बना दिया, लेकिन कहता है कि उसका आपने क्या करना है, एरिया भी निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते थे, दो साइडों को ज़रब दिलाते थे, ये x है और ये x है, तो फिर एरिया हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया का फार्मूला a = x²। लेकिन अगर आप यहाँ से x फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ चूंकि x का स्क्वायर है तो आप अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो अंडर रूट लेने से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x = a का अंडर रूट। अब ये देखें ये x की वैल्यू आ गई है, इसको आप पुट करा दें पहले वाली इक्वेशन में जिसमें आपने पेरीमीटर फाइंड किया था। पेरीमीटर क्या था, p = 4x था ना, तो x की ये वैल्यू हमने निकाल लिया a का अंडर रूट, वो आप वहाँ लगा दें। तो जो ये उसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि पेरीमीटर और एरिया इनको आपस में रिलेशनशिप बनाएं, इनका आपस में फंक्शन बनाएं, तो वो हमने बना दिए। तो इस तरह से करके ये आंसर है। बी पार्ट में उसने कहा है एरिया ए ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसका एरिया ए एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी, कि सर्कमफेरेंस और एरिया इनको आपस में कहता है जोड़ के एक रिलेशन डेवलप करें। अब पहले तो एरिया का फार्मूला देख लें, सर्कल का फार्मूला एरिया का πr² होता है, पहले कभी पढ़ा होगा आपने, बड़ी दफ़ा ये चीज़ आती है, एरिया = πr², कि जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, साथ पाई लगाते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ये फिर उसी तरह पेरीमीटर की तरह होता है कि ये जो सर्कल है ना, इसकी टोटल ये जो गोलाई है, इसके ऊपर आप चलते जाएं तो जितना फासला ये बनता है ना, तो ये सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फिर फार्मूला है 2πr। अब ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला यहाँ पे देखें, r अकेला है, इसमें कोई पावर नहीं है, तो अगर r को अकेला करते हैं तो 2π को उठा के उधर ले जाके डिवाइड कराएंगे ना, इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c/2π, तो r की ये वैल्यू आ गई। अब ये r की वैल्यू इस एरिया वाले में आप पुट करा दें, ठीक है ना, तब फिर इनका रिलेशनशिप बन जाएगा। तो a = π और r की जगह पे ये सारी चीज़, तो ये देखें हमने अगले स्टेप में बनाया है। ठीक है, r की जगह पे ये सारी चीज़ लिख दी। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें, c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, साथ पाई का स्क्वायर। चूंकि ये पाई का स्क्वायर नीचे है, ऊपर एक पाई है, तो एक पाई कट जाएगा, एक पाई रह जाएगा, तो एक पाई रहने दिया। तो अब देखें a और c का आपस में रिलेशन आ गया ना, ताल्लुक आ गया, तो ये फंक्शन बन गया इनका, तो ये सही है, प्रूव हो गया। सी पार्ट पे आते हैं, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब। अब एक क्यूब है और ये देखें मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की है। क्यूब में देखें उसकी एक साइड यहाँ नीचे बेस होती है, फिर एक इधर है, एक इधर है, इस शक्ल में क्यूब होती है। और क्यूब में ये याद रखिएगा कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्यूब को ज़हन में लाना है ना, तो ऐसे समझ लें जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं,
लेकिन कमरा इस तरह से होगा कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो सारे आपस में बराबर होंगे। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तीनों को आप ज़ाहिर है एक्स एक्स कह सकते हैं। तो वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ द बेस, बेस का एरिया और वॉल्यूम, ये दो चीज़ हमें चाहिए। अब वॉल्यूम हमें पता है v जो है वो तीनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करने से होगा ना, तीनों लंबाइयों को ज़रब देने से, तो वो बनता है v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। इसको यहीं छोड़ दें। अब एरिया निकालें। अब एरिया लेना है बेस का, बेस ये है सिर्फ नीचे वाली, तो ये देखें ना ये चकोर बन रही है ना 4 साइडों वाली, तो इसमें भी चूंकि वो अगेन दोनों साइडें बराबर है लंबाई चौड़ाई, तो फिर वही एक्स और एक्स ये वो क्या कहते हैं इसको, स्केयर की फॉर्म में हो जाएगा ये, तो एक्स स्केयर बनेगा। ठीक है, वैसे भी लंबाई चौड़ाई ज़रब देनी है, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। और यहाँ से अगर आप सिंगल एक्स लेना चाह रहे हैं तो अंडर रूट ले सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट। तो ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ इससे एक्स की जगह पुट करा दें। सो v इज इक्वल टू एक्स के ऊपर क्यूब है तो a अंडर रूट के ऊपर क्यूब, और अंडर रूट क्या होता है 1/2 पावर, तो 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 1/2 करेंगे तो 3 1 ज़ा 3/2, तो ये इसका रिलेशनशिप बन जाता है कि v इज अ फंक्शन ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, छोटे सवाल हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, अगेन मुश्किल नहीं है ये। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ये मैंने शुरू में आपको बताया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। डोमेन कहते हैं एक्स की वैल्यूज़ को, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन है, और जो रेंज होती है वो जो इस जी ऑफ एक्स कह लें या वाई कह लें, इसका जो आंसर अल्टीमेट आता है एक्स की वैल्यू लगाने से, वो रेंज होती है। ठीक है, और ये शुरू में भी पीछे थ्योरी में मैंने बताया कि नॉर्मली तौर पे जो डोमेन और रेंज है उसको हम आर लेते हैं। आर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर मैंने बताए थे ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं, चाहे ज़ीरो है, माइनस है, प्लस है, सारी वैल्यूज़ पॉइंट वाली। ठीक है, सिर्फ क्या होती है, अयोटा नहीं होता, और उसी से हमने बचना है, उसी से बचते हुए हमने बताना है। अब देखें, अब ये चूँकि देखें बड़ी सिंपल सी फॉर्म है, ठीक है, इसमें कोई पावर नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं आ रहा, तो इसमें अयोटा आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो क्या मैंने देखें लिखा है, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की कोई रियल वैल्यू लगाएं, वी गेट एनी अदर रियल वैल्यू फॉर जी ऑफ एक्स। तो फिर मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर्स ही होते हैं, और उसको लगाने से जो आंसर आना है वो भी कोई रियल नंबर्स ही होंगे। तो जस्ट हमने लिख देना ये आंसर है इसका, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आप जस्ट ऐसे लिख दें, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। सिर्फ उसकी शक्ल देख के हमने आइडिया लगाना होता है। अभी आगे मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड वाला देखें, ये है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें यहाँ पहली बात तो चीज़ है अंडर रूट आ रहा है, जब भी जजर आएगा ना अंडर रूट आएगा, उससे हमने एहतियात करनी होती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने जो अयोटा पढ़े थे ना कम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो देखें वो होता था -1 का अंडर रूट। -1 का अंडर रूट अगर आ जाए तो वो अयोटा होता है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस चीज़ से बचना है। और यहाँ चूँकि अंडर रूट है तो फिर ये चीज़ बनती होगी किसी तरह, वो कैसे बनती है ना, या किस चीज़ से बचना है, उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है उसको आप 0 के इक्वल रख लें। ये देखें मैंने आगे उसको रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल रखा है तो 4 उधर गया, प्लस हो गया, फिर अंडर रूट लिया, तो ये देखें एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं +-2। अब देखें हमारा मकसद क्या है, मकसद ये है कि माइनस ना आए अंडर रूट में। तो माइनस कैसे ना आए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 लगाते हैं एक्स की जगह, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 - 4 क्या आंसर आ जाएगा -3। अब -3 आ गया ना अंडर रूट में, तो वो अयोटा तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसी तरह आप 1 लगाने के बाद -1 भी लगाएंगे तो फिर भी वही केस आना है, माइनस आनी है इसके अंदर, तो इसलिए उससे बचना है। तो ये बचने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि क्या है कि एक आया ना +2 और एक -2, तो हम उसको कहेंगे कि एक्स की वैल्यूज़ जो हैं प्लस वाले 2 से बड़ी हों, क्योंकि देखें 2 से बड़ी आप लगाते हैं 3 लगाते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 - 4 5 का अंडर रूट प्रॉपर आ जाती है वैल्यू, माइनस ख़त्म हो जाता है। 4 लगाएं, 5 6 7 8 जो मर्जी लगाएं, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 4 उससे छोटा होता है। इसी तरह वो कहता है कि x की वैल्यूज़ जो हैं -2 से छोटी होनी चाहिए, -2 से छोटी भी हो सकती हैं, क्योंकि -3 भी लगाएंगे इधर तो उसका स्क्वायर भी +9 ही आना है, तो माइनस की वैल्यूज़ लगाने से भी हो जाएगा। लेकिन वो जो 2 और -2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ है ना, वो लगाएंगे तो इशू आ जाएगा।
तो इसलिए ये फिर एक सेग्रीगेशन हमें मिल जाती है। डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज वेयर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2। तो इनके बीच वाले छोड़ के बाकी सारे कि 2 और 2 से बड़े वाले सारे प्लस वाले, और -2 और उससे छोटे वाले सारे। तो +2 और -2 के जो दरमियान वाले हैं वो नहीं, वो डोमेन में नहीं आते, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है अब उसके अलावा सारी वैल्यू जब लगाएंगे तो उसके अगेंस्ट g(x) की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो रेंज जो है कोई भी नंबर हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह ये तीसरा पार्ट देखें, g(x) = x+1 है, ऊपर अंडर रूट है, फिर अंडर रूट आ गई, फिर हमें ज़रा एहतियात करनी है कि क्या लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। अब देखें x+1 है ना, उसको रखें 0 के इक्वल, x = -1, ये हमें एक लिमिट मिल जाती है। अब देखें x की जगह अगर आप लगा लें -2, आप -2 लगाएंगे तो -2 जमा एक -1 आएगा ना, तो -1 तो अंडर रूट में प्रॉब्लम करेगा, आयोटा बनेगा। फिर इस तरह -3 लगाएं, -4 लगाएं, -5 लगाएं, यानी माइनस की जो वैल्यूज़ लगाते जाएंगे ना -1 के अलावा, क्योंकि -1 लगाने से तो 0 हो जाता है, वो इशू कोई नहीं है, 0 आए खैर है, आयोटा नहीं बनना चाहिए, माइनस का आंसर नहीं आना चाहिए बीच में। तो हम कहेंगे कि क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, x से ग्रेटर वैल्यूज़ होनी चाहिए, -1 से, सॉरी, x की सारी वैल्यूज़ -1 से बड़ी हों, क्योंकि -1 से छोटी लगाएंगे, -2, -3, -4, तो वो सारी आयोटा हो जाती हैं, इसलिए वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 से लेके +∞ तक। +∞ क्या होता है, -1 से शुरू हुए ना आप, तो -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3, अब चलता चला जाएगा तो वो +∞ तक जाएगा। तो अब ये एक इंटरवल हम उसको दे सकते हैं कि जी इसकी जो डोमेन है -1 से लेके +∞ तक जाती है, ठीक हो गया। और रेंज जो है, रेंज अगेन अब देखें कि हमें चूँकि नेगेटिव साइड नहीं ना चाहिए अंदर, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो पॉजिटिव, फिर इसका मतलब कि जो आंसर्स आने हैं वो पॉजिटिव आएंगे सारे, तो फिर 0 से लेके +∞ तक इसकी रेंज आएगी, नेगेटिव नहीं इसका आंसर आ सकता, क्योंकि नेगेटिव तो अंदर आएगा तो वो तो फिर कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। 4 वाला पार्ट देखें, पहली बात तो वही है कि इसमें अंडर रूट ख़त्म हो गया, जो कि अच्छी बात है। तो अब देखें डोमेन में आप, और दूसरी बात यह है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें चूंकि अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट नहीं है तो डोमेन में सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ऑल रियल नंबर्स, ये कह लें ऑल रियल नंबर्स यही है कि -∞ से लेकर +∞ तक सारी वैल्यूज आ जाती हैं। और रेंज जो है, रेंज देखें, मज़े की बात यह है कि ये एब्सोल्यूट बता रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट ने फिर आंसर दिलाना होता है ना इसका, ठीक है। तो आप कुछ भी वैल्यू लगाएं, चाहे फॉर एग्जांपल यहाँ -1 लगाएं, तो -1 -3 कितना होता है, -4, लेकिन हमने उसकी एब्सोल्यूट लेनी है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑलवेज प्लस में आता है। तो प्लस में आने का मतलब ये है कि रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से लेके +∞ तक जाएगी। 5 वाला पार्ट देखें, इसमें है g(x) = this one। अब यहाँ पे देखें 2 फंक्शंस उसने बना दिए हैं। कहता है 6x + 7 कब होता है, जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो या उसके बराबर हो, -2, -3, -4, -5, ये वो वाली वैल्यूज़। और कहता है फंक्शन ये यूज़ करना है जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होती हैं। बड़ी मतलब ये है -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आगे की तरफ जाएंगे तो बड़ी हो जाएंगी। तो बहरहाल अब देखें डोमेन के लिए अगेन हमने इनकी शक्ल सिर्फ देखनी होती है कि इसमें कोई अंडर रूट नहीं आ रहा। कोई केस हो सकता है कि इसको आयोटा की शक्ल बन रही हो, नहीं बनती, चाहे आप प्लस की वैल्यू लगाएं, माइनस की लगाएं, तो फिर डोमेन सारी वैल्यूज़ होंगी, ऑल रियल नंबर्स, -∞ से +∞, ठीक है। और रेंज भी ज़ाहिर है, ये सारी वैल्यूज़ आप लगाएंगे तो इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी, क्योंकि कोई स्केयर नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये भी रेंज जो है, ये भी सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी, ऑल रियल नंबर्स। 6 वाला पार्ट g(x) = x-1, और ये भी ज़ाहिर 2 हिस्से हैं, x-1 किसके लिए, जब x जो है 3 से लेसर हो, और फिर 2x + 1 है जब x जो है ग्रेटर होगा 3 से, बराबर भी होगा और 3 से बड़ा भी होगा, ठीक है। अब डोमेन अगेन देखें, इसकी शक्ल पे गौर कर लेना है, कोई इशू नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, तो फिर तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं, -∞ से +∞ हो सकता है। रेंज के लिए ये है कि ये वैल्यू पुट करा के देखें उसने कहा है कि x की वैल्यू जो है 3 से छोटी होनी चाहिए। अब 3 से छोटी क्या होती है, 2 लगा के देखें, 2 - 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +1, ठीक है। फिर आप इससे छोटी और करें, 1 लगाएं, 1 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा।
फिर वो आप -1 लें तो फिर -2 चला जाएगा, यानी वैल्यूज़ पीछे की तरफ जाएंगी। कहाँ से लेके? 1 से लेके सारी वैल्यूज़ पीछे को जाएंगी, क्योंकि देखें x, दोबारा बता रहा हूँ, x इज़ लेस देन 3। 3 से लेसर क्या होता है? 2। 2 इधर लिखेंगे ना तो 2 में से 1 निकालें, 1 आता है। तो देखें मैंने लिखा है 1। 1 से लेके किधर को जाना है? माइनस की तरफ जाना है इसने, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज़ हैं, आंसर माइनस में आते चले जाएंगे। तो इसलिए 1 से लेके -इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये फजूल है। 1 से लेके -इन्फिनिटी। और जब ये इस पे देखें x क्या है? ग्रेटर है और इक्वल है 3 के। 3 और 3 से बड़े, 3 लगाए ना इधर, तो 3 2 3 बार 6 और 1 7, तो 7 हो जाएगा। फिर 8, फिर 9, फिर डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो 7 से लेके आगे की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो ये रेंज के 2 चीज़ें आ जाएंगी। तो अगला पार्ट देखते हैं। g(x) है और x² + 3x + 2 है, ओवर में x + 1 है। अगेन डोमेन के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई अंडर रूट नज़र नहीं आ रहा, इवन के माइनस भी नहीं हो रही कोई चीज़, तो इसलिए डोमेन में तो इशू नहीं है। सारी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो थोड़ी उसने खुद इन्फॉर्मेशन दी है ना कि x को -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये असल में ओवर का मसला होता है, क्योंकि x की जगह -1 आ जाए ना तो -1 + 1 नीचे 0 हो जाता है। तो 0 होने से ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, ये हल नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने देनी होती है सवाल में। लेकिन यही चीज़ हमें बताएगी कि आर के अंदर ये जो हमारा डोमेन है, डोमेन में आर के अंदर में से ये सिर्फ निकाल दें, बाकी सारा जो है वो होगा। तो इसलिए देखें मैंने डोमेन में लिखा है, डोमेन में आर -1, कि भाई -1 को निकाल दें तो बाकी आर जो है सारा का सारा क्या होगा? डोमेन होगा। रेंज के लिए भी हमें वैसे तो नज़र आ रहा है सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन रेंज में क्या चीज़ निकालनी है इस -1 की वजह से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। देखें ऊपर जो है ये फैक्टर्स बन रहे हैं, 3x है ना, तो उसका 2x और x कर लें, 2 और 1 3 हो जाता है, और ज़ाहिर है इनको मल्टीप्लाई करने से फिर ये 2 आ जाता है, जो फैक्टर बनाने का तरीका था फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। तो इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, तो यहाँ से x + 2 आ गया, इसमें से 1 कॉमन लिया, x + 2, नीचे x + 1 है, x + 2 कॉमन ले लें, पीछे x + 1 रह गया, अब नीचे भी वही है, ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है ना। तो पीछे क्या रह जाता है? x + 2। अब हमें पता चल गया कि ये बड़ी सिंपल सी फॉर्म है, और जो उसने ऊपर कहा था ना x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -1 के। अब यहाँ लगाएं ज़रा -1, तो -1 लगाने से 2 में से 1 निकालें तो 1 आंसर आता है। तो मतलब ये कि हमारी जो रेंज है उसमें प्लस का 1 जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो -1 लगाने से इसकी वैल्यू +1 आती है, तो +1 फिर नहीं होगा, जैसे -1 ने नहीं होना इसलिए +1 ने भी नहीं होना। तो इसलिए डोमेन के अंदर में से -1 को निकाल दें, रेंज में से +1 को निकाल दें, तो बाकी जो आर है वो उसकी डोमेन और रेंज बनती है। इस तरह से करके हमने इसको लिखना है। फिर इसी तरह 8 वाला लास्ट पार्ट है इसका, डोमेन रेंज वाला, ये ज़रा देख लें। g(x) दिया हुआ है x² -16 ओवर x -4, और साथ उसने बताया हुआ है कि x जो है वो 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहीं से हमें डोमेन का तो पता चल गया कि वो टोटल सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें से ये 4 निकाल देंगे। लेकिन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें ताकि रेंज का भी पता चले। तो ये x² -16 है, तो वो 4 का स्क्वायर होता है, ऐसे लिख लिया। फिर ज़ाहिर आपको पता है एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव करते हैं, फार्मूला है, ये दोनों कट जाएंगे, x + 4 रह जाएगा। अब ये जो 4 है, अब यहाँ x की जगह लगाएं तो 4 और 4 कितना होता है? 8। तो फिर रेंज में से हमने क्या निकालना है? 8 को निकाल देना है। डोमेन में से 4 को निकाल रहे हैं, रेंज में से 8 को निकाल रहे हैं, तो फिर ये हमारा जो है वो रियल नंबर्स जो हैं ये डोमेन और रेंज हो जाते हैं। तो ये रेंज का आखिरी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन f(x) इज इक्वल टू दिस वन। फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में देखें x के अलावा a और b भी आ रहे हैं, और साथ उसने कहा है f2 जो है वो -3 के इक्वल आता है। यानी जब आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट कराएंगे तो इसका आंसर -3 बनता है, और जब हम -1 लगाते हैं इनमें x की जगह पे तो वो 0 के इक्वल हमने रखना है। तो इस तरह से जब इनको इक्वल रखेंगे तो फिर वहाँ से हमें a और b फाइंड करना है। सो देखें, स्टार्ट करते हैं, आसान है बिल्कुल। f(x) इज इक्वल टू ये सारा लिखा, x की वैल्यू 2 है, तो देखें हर x की जगह पे 2
पुट करा दें, सब्स्टिट्यूट करा दें। 2 का क्यूब 8 होता है, स्क्वायर जो है वो 4 होता है, ये 2b हो जाएगा और 8 और 1 ये 9 हो जाना है। सीधा करके लिख लिया। अब आपको बताया था कि f2 जो है वो -3 के इक्वल है, तो जाहिर है इस सारे को हमने -3 के इक्वल रख लेना है। अब ये प्रॉपर एक इक्वेशन बन जाएगी। 9 को ले जाएं उधर, कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे, माइनस का होगा ना इधर आके, इधर प्लस का है, तो फिर जाहिर है -3 -9 -12 हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ दें। अब वो जो दूसरी वैल्यू पुट करानी है वो ले आएँ। हर x की जगह -1, पहले फंक्शन को लिख लें, हर x की जगह -1 लिख दें सारे। अब इसे हल कर लें। -1 का क्यूब -1 नहीं होता है, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 होता है, लेकिन ये -a है, वो खुद भी तो आएगा। और -b हो गया और ये प्लस का 1, +1 और ये -1 कट जाएंगे, -a -b रह गया। और किसी एक को उधर ले जाएं, b को उस साइड पे ले जाएं तो b ने उधर जाके पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। और -b उधर ले जाएं तो a इज़ इक्वल टू -b। ये एक नंबर, एक वैल्यू हमें मिल गई कि a जो है वो -b के इक्वल है। तो ये हम पुट करा देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे -b लगा देंगे। सो ये देखें, हम a की जगह पे -b पुट किया, साथ आगे 2b है, साथ आगे 12 है। अब इसे हल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4b और 4b और 2b 6b हो जाएगा, और 6 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू मिल गई -2, और b की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कराएं इस जगह पे, तो चूंकि -2 है ना, तो माइनस इंटू -2 +2 हो जाना है। तो a की वैल्यू देखें नीचे हमने ये कैलकुलेट की है, तो वो +2 बन गई। तो बस ये देखें, इस तरह से आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है सवाल, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर है 60 मीटर की ऊंचाई से हम गिराते हैं ज़मीन की तरफ। द हाइट h, जाहिर है जितनी उसकी हाइट है, आफ्टर x सेकेंड इज गिवन बाय, कि कितने सेकेंड में, कितने टाइम में उसकी कितनी हाइट होती है, वो उसका ये रिलेशनशिप है हमारे पास कि h जो है, जाहिर है वो x का फंक्शन है, ये सिर्फ बताता है कि x का फंक्शन है, ये वैसे कुछ नहीं है। तो h जो है बराबर है 40 - 10x², ठीक है। x यहाँ पे ये सेकंड्स है और ये उसकी हाइट है मीटर्स में। सो पहला पार्ट उसने ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, h फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये तो बड़ा सिंपल है, x की जगह 1 लगाएं h आ जाएगा, x की जगह 1.5 लगाएं फिर h आ जाना है, और फिर 1.7। तो ये तीनों पार्ट तो बड़े आसानी के साथ हो जाएंगे। ये देखें, h इज इक्वल, वो सारा पूरा लिख लिया, x की जगह 1 लगाना है, इधर भी 1 लगाएं, इधर भी 1 लगाएं। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो 40 में से 10 निकाल दें 30। तो देखें बच्चों वाला सवाल है, इजी हो गया। फिर x की जगह 1.5 लगाना है, इधर भी इधर भी। 1.5 का स्क्वायर लेंगे 2.25, 10 से मल्टीप्लाई किया 22.5, और फिर 40 में से माइनस करा दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। और तीसरे पार्ट में वो x की वैल्यू 1.7 है, तो 1.7 लगाया, उसका स्क्वायर लिया, 10 से मल्टीप्लाई, फिर 40 में से माइनस, ठीक है जी, हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है उस पर आए। दूसरे पार्ट में ये कहता है कि कब वो ग्राउंड से टकराएगा, यानी कितना टाइम होगा उस वक़्त कि जब वो ज़मीन पे टकराएगा। तो ज़मीन पे टकराने का मतलब क्या है कि जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो तो ख़त्म हो गई ना, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ज़मीन पे आ गया। तो इसलिए हम हाइट को 0 के इक्वल रखेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, वहाँ पे हाइट की जगह 0, क्योंकि वो ज़मीन पे आ गया, ठीक है। तो 0 के इक्वल रखेंगे। तो इधर देखें, अब x है, तो x को हम हल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले ये चूँकि खुद नेगेटिव है ना, -10x², इसको उठा के उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 10 ने जाकर उसे डिवाइड कराना है, 10 4 40, 4 आ गया, इधर स्क्वायर है, और चूँकि अंडर रूट लें तो स्क्वायर खत्म होता है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो वो +-2 आएगा। और चूंकि ये सेकंड्स हैं, टाइम है, तो टाइम नेगेटिव तो नहीं होता, तो नेगेटिव को छोड़ के +2, यानी 2 सेकंड के बाद उसने ज़मीन से आके टकरा जाना है, अगर वो 60 मीटर की हाइट से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, जो मैंने थ्योरी में समझाई थी कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं कि ये डायरेक्टली एक दूसरे के फंक्शन नहीं होते, x और y, ठीक है। x जो है वो भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो कहता है ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इनमें से अगर t एलिमिनेट कर दें तो वो रिप्रेजेंट करती हैं इस वाली इक्वेशन को, y² इज इक्वल टू 4ax, जब इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप हम बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो ये बड़ा आसान है, इनमें से क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है, t को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का तरीका होता है कि दोनों में से देखें t की पावर कम किसकी है। इसकी 2 पावर है ना, इसकी 1 पावर है, इसको पहले हल कराएं।
y इज इक्वल टू 2at लिखें और t को अकेला कर लें, 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, y ओवर 2a, तो t इज इक्वल टू y ओवर 2a। इसको उठाएं और दूसरी इक्वेशन में पुट करा दें, ठीक है, पुट इन अदर इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू a और आगे t का स्क्वायर था तो t की वैल्यू पुट करा दिया हमने। अब इसे हल कर लेते हैं बस, ऊपर स्क्वायर है ना तो y का भी स्क्वायर लें, y स्क्वायर नीचे 2a है तो 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक a इससे कट रहा है क्योंकि ये ओवर में है ये ऊपर है, तो एक a कट जाएगा, नीचे सिंगल a रह जाएगा और सिंगल a अब 4a ओवर में है, इसको उठा के उधर ले जाए मल्टीप्लाई करवा दें तो 4ax, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सीधा कर दें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यही प्रूफ करना था। दूसरा सवाल देखें, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये जो पैरामीट्रिक वाले हैं ना ये पेपर में अक्सर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। तो ये चीज़ें हैं और प्रूफ ये करना है। अब ज़ाहिर है यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करा के तो ये चीज़ बनानी है और इस पर गौर करें, ये है x ओवर a, तो यहाँ से x ओवर a कैसे होगा, a को उठा के उधर ले जाएं, इधर से b को उठा के उधर ले जाएं, x ओवर a y ओवर b, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही करें, देखें a उधर चला गया, b भी उधर चला गया, साइन कॉज अकेले हो गए। अब इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं तो आप इनके स्क्वायर्स ले लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x का स्क्वायर a का स्क्वायर cos स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। और उसके बाद अब ऐड हो रहे हैं, प्लस करवाना है दोनों को, तो ठीक है, एडिंग बोथ साइड्स। तो जो चीज़ प्रूव करनी है ना वहीं से सारा आइडिया हमें मिल रहा है कि सवाल कैसे हल करना है, ठीक हो गया। तो ऐड कराएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इधर से उनका वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था वो लिख लिया। और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो पीछे ट्रिग्नोमेट्री बड़ी हमने पढ़ी फर्स्ट ईयर में, तो ये ज़रा दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। बड़ा बेसिक सा फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये देखें प्रूव हो गया बड़े आराम से, ठीक है। यही एग्जैक्ट प्रोसेस जो है हमने ये थर्ड वाले पार्ट के अंदर करना है। एक्स इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू b tan थीटा, और ये चीज़ प्रूफ करनी है। एक तो इनके देखें माइनस है दरमियान में और फिर इनके ओवर में बन रहा है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो वही स्टेप बनाएं, ए को उधर ले जाएं बी को उधर ले जाएं, देखें ये स्टेप बना दिया। आप क्या करना है, स्क्वायर लेना है जैसे पिछले पार्ट में किया था, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर्स ले लिए, सबके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस करवाना है, यहाँ उसने कहा है ना प्रूफ करने के लिए, ये देखें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो बीच में माइनस है तो हमें फिर इनको माइनस करा देना, तो सब्ट्रैक्टिंग नॉट एडिंग, ठीक है, तो दोनों के बीच में माइनस और इस साइड में भी ज़ाहिर उनके बीच में भी माइनस। अब इसको हल करना है, अब ये 1 हो जाना है ऑटोमेटिकली, कैसे, tan स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, tan स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वो फार्मूला है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, तो tan की जगह पे फिर वो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर माइनस 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड स्क्वायर की जगह पे लगा दें 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये माइनस जो है इनके साइन चेंज करा देगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये दोनों फिर कट जाएंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वरना दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, सेकंड स्क्वायर की जगह पे आप लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, साथ ये माइनस tan स्क्वायर होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। ये ज़्यादा आसान है, मेरे वाला थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा याद रखना, क्योंकि सेकंड स्क्वायर का फार्मूला में आता हो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वो आप लगा लें। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जिसकी ज़ाहिर है कि दो साइडें होती हैं और दोनों साइडों में एक ही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही होती है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो कहते हैं इसको प्रूव करें, साबित करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमें क्या करना है जी, ये चूँकि छोटी अमाउंट है, ये बड़ी अमाउंट को लेके स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखना है, थ्योरी में हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स जो है वो e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2 होता है। ये अगर आप हाइपरबोलिक वाले में जाएं पीछे 1.1 के पीछे जहाँ उसने हाइपरबोलिक दिया हुआ है, तो वहाँ उसने ये बताया हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक x जो है उसकी ये वैल्यू होती है और कॉज हाइपरबोलिक की ये वैल्यू है। फ़र्क क्या है कि इनके दरमियान में माइनस है, इनके दरमियान में प्लस है। कॉज वाले में प्लस होता है, ये याद रखना है, साइन वाले में माइनस होता है। तो ये वैल्यूज़ हमें रट्टा मार लेनी है, याद कर लेनी है। तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को लिखेंगे, 2 लिखा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक की वैल्यू, कॉज ऑफ हाइपरबोलिक उसकी वैल्यू लगा ली। अब ये एक तो ये है कि एक 2 2 कट जाएगा, एक ही 2 रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाली ये दोनों जो हैं वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब ऊपर वालों पर गौर करें तो ये e की पावर x, e की पावर माइनस x दोनों के पास है, और इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो फिर डेफिनेटली वो फार्मूला बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
और स्केयर में क्या होता है, फिर ये दोनों पावर्स है ना, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। ये नहीं करना कि x का स्केयर बना देना है, 2x, ठीक है, और ये भी 2x, तो ये क्या है 2x हो जाएगा। और देखें बात ये है कि ऊपर भी स्केयर आ गया, नीचे भी आ गया, तो फिर जाहिर है कि ये क्या होगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x। अगर सिंगल x हो, देखें ना माइनस है बीच में, माइनस जो है वो किसका फार्मूला है, साइन का, ठीक है, साइन के फार्मूले में दरमियान में माइनस आता है, तो फिर ज़ाहिर है साइन तो आना ही आना है। 2 क्यों आया x, क्योंकि ऊपर 2x है, खाली सिंगल x हो तो सिंगल x आता है, तो ये इसका फार्मूला तो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। सेकंड पार्ट है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड को लेते हैं ये वाली चीज को, और 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिखते हैं। tan आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है ना, तो ऐसे करके लिख लें साइन ओवर कॉस। और अभी हमने पीछे फार्मूले याद किए हैं, साइन और कॉस की वैल्यूज को याद किया है, वो हम लिख लेंगे उनकी जगह पे, ठीक है। और ये देखें, ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों का ये 2 चूंकि सेम है ना, तो इसने कट जाना है, ठीक है। तो ऊपर ये EX माइनस E माइनस एक्स और नीचे EX प्लस E माइनस एक्स, और ऊपर ज़ाहिर इनके स्क्वायर्स हैं। अब देखिए इनके साथ ये 1 है, ये खुद ओवर में है और साथ 1 है, तो फिर ज़ाहिर है LCM लेना पड़ेगा, ज़वाफिकल जैसे कहते हैं। तो इसके ओवर में तो नहीं है, तो यही चीज़ LCM बननी है, और इसी चीज़ ने इधर 1 से मल्टीप्लाई होना है। ये बड़ी दफ़ा LCM ऐसे ही किया हुआ हमने, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो उसका हिस्सा नहीं डलना, तो यही चीज़ ज़वाफिकल बनेगी LCM, और यही चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगी, और साथ इसने ऊपर वाली ने एज इट इज़ आना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे वाला ही तो LCM बना है। सो बहरहाल अब इनके ऊपर देखें स्केयर है, तो फिर होल स्केयर, दो चीज़ें हैं ना अंदर, दो चीज़ों का स्केयर, a प्लस बी होल स्केयर, ये होगा a प्लस बी होल स्केयर, ये होगा a माइनस बी होल स्केयर, तो इनके फार्मूले खोल देंगे, ठीक है। तो ये देखें a का स्केयर, अब देखें स्केयर मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप बड़े बन जाते हैं। जब इसका स्केयर लेना है तो 2x हो जाना है ना उसने, और इसका स्केयर लेना है तो इसने भी 2x हो जाना है, तो e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखते हैं ना, तो पहली दूसरी वो लिख ली, माइनस यही चीज़ अंदर, लेकिन ज़ाहिर है माइनस वाले फार्मूले के साथ। अब क्या है कि इसको देखें, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स ये कट जाती हैं, या ये कह लें कि पावर्स x माइनस एक्स इकट्ठी होकर 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 1 हो जाता है, तो ये हाली 2 रह जाएगा, ये भी हाली 2 रह जाएगा। और दूसरा ये जो माइनस है बाहर, वो इनके साइन चेंज करवाएगा, देखें साइन चेंज हो गए। अब साइन चेंज करने से क्या होगा कि ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे, सही है, पीछे रह जाएगा 2 और 2, और 2 और 2 क्या होता है 4 होता है, 4 ओवर दिस वन। और ये देखें नीचे तो स्केयर है, तो हम ऊपर भी स्केयर की शक्ल बना लेते हैं। 4 किसका स्केयर है, 2 का, तो 2 लिख के सारे का स्केयर शो करा दें। अब ये देखें, ये देखें कौन सी चीज़ है, प्लस वाली है, तो प्लस वाली किसका था, वो कॉस का, ठीक है, लेकिन ये उल्टा है। कॉस में क्या होता है, ई ये वाली ऊपर होती है, 2 नीचे होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स होगा, उसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर को अंदर ले जाए, तो ये देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। थर्ड पार्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होना है। कोसिक हाइपरबोलिक स्केयर एक्स है, कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। इसकी भी ये जो राइट हैंड साइड है उसे लिख के हम उसे स्टार्ट करते हैं। कॉट है तो कॉट होता है कॉज ओवर साइन, तो कॉज ऊपर और नीचे साइन, तो ऊपर कॉज की वैल्यू अब आपको पता है वो 2 कट जाने हैं, तो उनकी अपनी बस ई की पावर्स जो है वो लिख लेते हैं। कॉज है ना, कॉज में मैंने कहा था प्लस, याद रखें प्लस होता है, साइन वाले में माइनस होता है, तो बस ये याद रखना है और ये लिख देना है। और यहाँ पे भी आपको पता है ज़वाफ़िकल बन रहा है, एलसीएम बन रहा है, तो उसी तरह ये नीचे और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए इधर, साथ ये बीच में माइनस, इनके स्केयर्स खोलेंगे, ए स्केयर बी स्केयर 2ab, ए स्केयर बी स्केयर 2ab, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। और फिर इसका जो माइनस है इसको हमने एक्सपैंड कराना है, माइनस ज़ाहिर है ब्रैकेट लगाई होती है माइनस की वजह से, तो फिर उसके साइन चेंज हो जाएंगे, अलामतें तब्दील हो जाएंगी, और फिर दोबारा से ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे, इनका भी 4 आ जाएगा, 4 ओवर दिस वन। बस ये फ़र्क पड़ा है कि उसके ओवर में यहाँ प्लस वाली वैल्यू थी, और प्लस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कॉज को शो कराती है। अब ये ज़ाहिर है माइनस है तो इसने साइन को शो कराना है, लेकिन चूंकि ये उल्टा बना हुआ है तो फिर साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिक, तो ये कोसिक हो जाएगा, कोसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये देखें दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। 9 वाला क्वेश्चन लास्ट वाला है और ये भी अक्सर पेपर में आता है, ठीक है, और आसान है, बिल्कुल आसान है, ये इवन ऑड वाला। डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड, बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। और उसके लिए मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है, x की जगह -x लगा के चेक करते हैं।
तो हमने क्या करना है, हर दफ़ा यही करना है कि लेट करें x जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है, तो हर x की जगह हमने माइनस एक्स पुट कराना है। सो ये देखें हर x की जगह माइनस एक्स लगा दिया। अब इसे थोड़ा हल करें, माइनस एक्स की क्यूब है ना, तो माइनस उसका रहता है 3 पावर है ना ऑड वाली, तो माइनस तो ख़त्म नहीं होता, माइनस आएगा, इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। अब ये देखें इसको हम माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये देखें ये वही चीज़ है दोबारा जो ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन यही था ना, ठीक है, तो वो वापस दोबारा वही आ रहा है, तो उसकी जगह आप लिख दें एफ ऑफ एक्स। तो अब ये देखें ये उसका क्या चीज़ बन गई कि जब हमने फंक्शन में माइनस एक्स पुट कराया है तो वो माइनस उसका बाहर आ गया, और ये जब बाहर आ जाए तो यही प्रॉपर्टी होती है ऑड की कि फंक्शन जो है वो ऑड है, तो हम लिख देंगे कि फंक्शन ऑड है। जिसमें से माइनस बाहर मतलब माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस आ जाता है बाहर, वो इवन होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सेकंड वाले को देखें, एफ ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, पहला स्टेप यही है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर भी लगाएं इधर भी लगाएं। अब देखें यहाँ जब माइनस एक्स लगाया है ना, तो अब इसको करें क्या, माइनस बाहर कॉमन ज़बरदस्ती निकाल भी लें, माइनस अगर निकालते हैं ना कॉमन तो इसके पास तो माइनस नहीं है, तो इसने नेगेटिव हो जाना है। यानी ये मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर आप माइनस बाहर निकाल लें तो x तो हो जाएगा जमा का, लेकिन 2 ने माइनस का हो जाना है, तो ये दोबारा वही चीज़ नहीं बन रही, वो तो दोनों प्लस के हैं, ठीक है ना। तो जो मर्जी करने से हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, ओरिजिनल फंक्शन इवन हो या ऑड हो दोनों दफ़ा आ जाता है। तो मसला ये फिर यहाँ ये हो रहा है कि ये ना ही इवन होना है ना ही ऑड होना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल सवाल वापस नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि यह ये अनकंक्लूसिव है, कैन नॉट डिसाइड, सो ना ही ये इवन है ना ही ऑड है, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको कि ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। थर्ड पार्ट को देखें, उसी तरह फंक्शन है x की जगह माइनस एक्स, हर एक की जगह लगा दिया, अंदर देखें उसके ऊपर स्केयर है, तो स्केयर की वजह से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ना, और बाहर वाला ये माइनस है, और ये समझ लें कि बाहर वाला माइनस ऐसे करके कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लेते हैं तो अंदर देखें ये वही ओरिजिनल सवाल है जो ऊपर है हमारा, तो फिर ये दोबारा एफ एफ एक्स बन गया ना, और ये माइनस बाहर आ गया। तो जब माइनस बाहर आ जाए फंक्शन भी आ जाए तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो पिछला पहला पार्ट सवाल भी ऑड था, ये वाला भी ऑड है। अगला देखें 4 वाला, इसमें ये शक्ल है, हमने फिर वही x की जगह माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब ज़रा हल करने की कोशिश करें, ऊपर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है वो आप कॉमन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा फिर x प्लस 1, और देखें यहीं से आइडिया हो जाता है कि ऊपर हमारी वैल्यू है x माइनस 1, कॉमन लेने से वो हो जाता है x प्लस 1। अब ये जो मर्जी कर लें ऊपर x माइनस 1 नहीं बनना, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये वही सवाल है जो प्रॉब्लमेटिक है, अनकंक्लूसिव है, तो यहीं पे आप छोड़ दें कि देखें जी ये तो वो और शेप बन रही है, तो हम यहाँ अगेन लिख देंगे कि ये नॉट कंक्लूसिव है, इसका हम रिजल्ट नहीं बना पाते, सो नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसे करके लिख देंगे। अगला पार्ट देखें 5वें वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन है, एक्स की जगह माइनस माइनस लगाया, और अब देखें ये 2/3 पावर है ना, तो 2/3 को आप ऐसे कर सकते हैं 2 ज़रब 1/3, 1/3 लैदा कर दें, 2 लैदा कर दें, और 2 आपको पता है इवन होता है, इवन जो है वो माइनस को ख़त्म करा देता है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, पावर को वैसे दोबारा वापस उसी शक्ल में लिख लें, तो ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया, लेकिन माइनस ख़त्म हो गया, बाहर प्लस है, ठीक है। तो फिर अब ये फंक्शन क्या है, इवन वाला, तो इवन लिख देंगे। और ये 6 वाला पार्ट देखें, लास्ट पार्ट है इसका, कि यहाँ पे भी फंक्शन में हर x की जगह माइनस एक्स लगा रहे हैं। आप देखें क्यूब है ना, तो माइनस रहेगा, ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो गए, ये माइनस भी ज़ाहिर है स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाना है, ठीक है। अब अगर आप माइनस कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, निकाला जी माइनस कॉमन, तो फिर माइनस कॉमन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस x ने नेगेटिव हो जाना है, तो ठीक है नेगेटिव, क्योंकि वो साइन चेंज होने हैं ना बाहर माइनस निकालने के लिए, नीचे वाले के चेंज नहीं करते, ये याद रखिएगा, बस ऊपर ही चेंज होता है, ठीक है। तो अब देखें ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ है सेम हो गई है ना, तो वो दोबारा फंक्शन बन गया, बाहर माइनस हो गया, तो फिर फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है जी। लो जी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।